सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। 2020 में उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के बयान के बाद ये पाबंदियां आयद की गई थी, जब उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स की डिग्रियों को मशकूक करार दे दिया था। ये एक अच्छी खबर है एक ऐसे वक्त में जब हम थोड़ा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अब इत्तलात ये हैं कि मुतल्लिका हुकाम जो कुछ कर रहे हैं इससे मुतल्लिक जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो बहुत काबिल सताइश है, क्योंकि पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग बरतानिया जाते हैं और उनकी वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा की एक बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट और एक अच्छी डेवलपमेंट और अच्छी खबर है पाकिस्तान के नेशनल करियर के लिए भी और ओवरऑल भी पाकिस्तान के लिए। अब दूसरी तरफ हुकूमत के जो सियासी चैलेंजेस हैं उसमें भी कुछ कमी का रुझान हमें दिख रहा है कि आ रहा है। पीटीआई एक नई कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है कि हम 5 अगस्त को एहतजाज करें या 90 दिन की डेडलाइन फॉलो की जाए, ये कुछ दिख रहा है हमें वहाँ। इमरान खान की एक्स पोस्ट में गुज़िश्ता रोज़ ना तो 5 अगस्त की बात दोहराई गई और ना ही 90 दिन की डेडलाइन का कोई जिक्र किया गया, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन एहतजाज का लाए अमल क्या होगा इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई है। इसके अलावा पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में 6 उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है, जिनमें मिर्ज़ा आफरीदी भी शामिल हैं। इन नामों की मंजूरी बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से होने वाली मुलाकात में ली है, जिससे अमूमी तासुर ये ज़ाहिर हो गया है कि इस मामले पर केपी हुकूमत और इमरान खान में कोई इख्तलाफ है। तो फिर क्या मिर्ज़ा आफरीदी की नॉमिनेशन को इमरान खान की हिमायत हासिल थी? अगर ऐसा ही था तो फिर पीटीआई के सोशल मीडिया पर हंगामा क्यों बपा किया गया? क्या हिकमत अमली के तहत डबल ट्रैक पर चल रही है या फिर एक जानबूझकर कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाद हुसैन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कासरा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में मुझे कुछ कम ही बात करना होगी और करने का मौका भी मिलेगा। मेरे तीनों जो गेस्ट हैं वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और सिचुएशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इनका तज्जिया इस पर इंतहाई अहम है। आई विल स्टार्ट विद यू रऊफ कासरा साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जेल से 5 अगस्त आया, अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन का टाइम दिया। आपके ख्याल में क्या अली अमीन गंडापुर ने ये 90 दिन अपनी मर्जी से दिए हैं या फिर मिक्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं या फिर छोटा मोटा रिवोल्ट हो गया? ये बड़ा अहम सवाल है और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बहुत सारे हालांकि पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर पे वो तनकीद भी करते हैं, उन पर टारगेट भी होते हैं कि दोनों साइड से मिले हुए हैं, शायद फ़ौजियों के साथ भी हैं, एजेंसियों के साथ हैं, खान साहब के साथ भी हैं, तो सब जगह उन्होंने अपना तल्लुक जो है ना कायम रखा है और इस पर खासी तनकीद आती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को 2-4 दफ़ा सुना भी है, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो इमरान खान साहब की ये ब्लेसिंग से करते हैं। अब ये और चीज़ है कि जनाब कि उसका बाज़ दफ़ा मतलब कोई चीज़ कोई फ़ैसला जो है वो बैक फायर करता है तो उसका बर्डन जो है वो अली अमीन गंडापुर पे आ जाते हैं, क्योंकि इमरान खान के मुंह तो हमने नहीं सुना होता। सो जो वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, जो वो चीज़ें कह रहे होते हैं, वो सारी की सारी वो आके गंडापुर साहब जब एक कहते हैं ना गुड काप बैड काप, गंडापुर साहब को इस काम के लिए रखा हुआ है उन्होंने बैड काप के लिए कि स्टेटमेंट दिलवाने हैं, थ्रेट करवाना है, मरियम नवाज साहब पर तनकीद करनी है, हुकूमतों पे करनी है, एजेंसीज पे, फ़ौज पे, आप पे, मुझ पे, उस काम के लिए उन्होंने गंडापुर साहब को रखा होगा। आप नहीं करना है और उनको फिर बैठ के सारे लोग तनकीद भी करते हैं। अच्छी बातों के लिए साफ ज़ाहिर है उन्होंने खान साहब ने अपने आप को रखा हुआ है और उनके पास एक लेवरेज होता है कि वो जब चाहें अपने आप को किसी भी स्टेटमेंट से फैसले से डिस्टेंस कर सकते हैं। खान साहब भी और खान साहब ऐसे कहते भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि मेरे नॉलेज में नहीं था, मुझे नहीं पता। सो वो यूज़ करते हैं गंडापुर साहब को अपनी मैसेजिंग के लिए, अपने उन्होंने डिफरेंट क्वार्टर्स को जो चीज़ें उन्होंने भेजनी होती हैं, क्योंकि बीइंग वज़ीर आला उनकी बात में तो वेट है, जब वो बात करेंगे तो उनको तो हम सीरियस लेंगे कि वज़ीर आला केपी के जो है खैबर पख्तूनख्वा तो वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे कह रहे हैं। ये हो नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है कि वो 90 दिन की बात करें बगैर इमरान खान साहब की एंडोर्समेंट के। अब सवाल अगला ये पैदा होगा तो फिर जनाब अलीमा खान साहबा, पार्टी के दीगर लोग वो क्यों सवालात उठाते हैं? अब ये भी खान साहब का पुराना तरीका है, ये तकरीबन हर पार्टी में हम देखते हैं कि 2-4 लीडरशिप को लड़ाए रखें, उनके खिलाफ ये आपको यहाँ पे
पीपल्स पार्टी में भी हमें नज़र आता था। अमीन फ़हीम ग्रुप था, बेनज़ीर भुट्टो साहब थी, जरदारी साहब थे, तो उनके भी मसले चलते रहते थे कि जनाब बाज़ दफ़ा अपने अपने ग्रुप्स थे। बाद में हम देखा नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर भी आपको पता चौधरी निसार अली खान साहब, फिर उसको जवेद हाशमी साहब, अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, एक लंबी लड़ाई झगड़ा इस तरह का पार्टीज़ के हेड जो है ना चलाए रखते हैं ताकि ये लीडरशिप जो नीचे वाले इकट्ठे होकर हमारे गले ना फिट हो जाए सम टाइम। सो वही पैटर्न जो है आपको यहाँ पे भी नज़र आता है कि खान साहब की पार्टी में काम ज़्यादा हो गया रिसेंट जो है। हर बंदा दूसरे के गिरबान पकड़ कर खड़ा हुआ है, हर बंदा दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई बात कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह एक मेन ये भी बनी है कि मोस्टली जो लोग हैं ये पार्टी के पुराने वर्कर जो पॉलिटिकल लाट नहीं है, ये ज़्यादातर वकील हैं जो पिछले एक दो सालों में सामने आए हैं। जब मेन लीडरशिप जो है वो जेलों में गई है, वो मफरूर हो गई है, वो बेचारे अब्सकॉन्ड कर गए हैं, केसेस भुगत रहे हैं, तो फिर जो वकीलों ने गैप फिल किया है उन वकीलों की कोई वो नहीं है, कोई अफिलिएशन नहीं है खान साहब के साथ, पार्टी के साथ कोई आइडियालॉजिकल नहीं है। आपस में उनकी बहुत सारे आपको पता है बार के लड़े, मतलब मुझे बताएं मैं हैरान होता हूँ, हामिद खान साहब हैं या लतीफ़ खोसा साहब हैं, फिर उसके बाद शोएब शाहीन साहब हैं, बाबर रमान साहब हैं, शेर अफजल ये मरवा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, पता ये सारे लोग जो है बाहर की मुख्तलिफ पॉलिटिक्स ये लड़ते हुए, अच्छा एतजाज हसन साहब भी मतलब चलो हामी हैं, ये सारे एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब उनको खान साहब के साथ उस तरह की एफिलिएशन नहीं है जिसकी वजह से पार्टी आपको एक क्राइसिस और क्यास में लगती है, पता ही नहीं चलता भानुमती का कुंभ बांध के कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बट आपके ख्याल में ये इंटेंशनल करते हैं खान साहब या फिर कंट्रोल नहीं है इस वजह से? सर बड़ा अहम सवाल है और मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ इस पूरे क्राइसिस के जिम्मेदार अल्टीमेटली जो है ना वो खान साहब खुद हैं। आपने जब सलमान अकरम राजा साहब और ये बैरिस्टर गौहर साहब को बना दिया है सदर और सेक्रेटरी, उनके जरिए पार्टी चलाएं, आप क्या कर रहे हैं? आप ये पार्टी खुद चला रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे पॉलिटिशियन से वकीलों से मिलते हैं और जो बंदा बाहर आता है वो अपने से बताता है मैं कितना अहम हूँ, खान ने मेरे खान में ये कान में क्या सरगोशी की, खान ने ये कहा, खान ने वो कहा, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस चाहिए, टीवी पे टाइम चाहिए। उसका नतीजा क्या निकला है? इस वक्त 30-40 तर्जमान हैं और सलमान अकबर राजा और उसको गौहर साहब को अगर वो नाकाम हुए हैं जो कि हुए हैं तो उनको खान साहब ने खुद किया। इन खान साहब को इन दोनों से रब्ता रखना चाहिए था, इनसे मिलना चाहिए था, बाकी लोगों से लीगल केसेस डिस्कस करते हैं ना कि पॉलिटिक्स करते हैं। लिहाजा आपके सामने एक दूसरे के गिरबाने पकड़ी हुई हैं, अब तो ये कोई राज भी नहीं रहा उनका। अब बेग साहब ये बताएं, गुज़िश्ता रोज जो एक्स पोस्ट सामने आई है खान साहब की, उसमें तो 5 अगस्त की इमरान खान ने कोई बात ही नहीं की, ना 90 दिन का कोई जिक्र किया, जैसे एज इफ नथिंग हैपेंड वाला माहौल बना दिया। अच्छा, लाहौर जाने वाले काफ़िले को बड़ा अप्रिशिएट किया कि तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है कि जी ये गए और पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे हुई है। ये पीटीआई डबल ट्रैक पे क्यों चल रही है? और आप तो चूँकि बहुत करीबी इन मामलात को जानते हैं, तो ज़रा ये समझाएं मुझे कि ये जो कंफ्यूज रखने की खान साहब की पुरानी पॉलिसी है, जो कि मेरा भी मानना यह है कि वो इंटेंशनली कंफ्यूज रखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में थे या अपोजिशन में थे, ताकि वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। आपके ख्याल में इस स्टेज पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। बेसिकली तो वो कंफ्यूज है, उन्होंने लोगों को कंफ्यूज क्या करना है। जो उनके ओपोनेंट हैं दे आर वेरी क्लियर, उनको पता है कि बेग साहब मुझे सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करें, आपने क्योंकि पहला जुमला इतना भारी बोल दिया ना, अब इसको क्लैरिटी की जरूरत है। मेरा मानना है कि वो इंटेंशनली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि क्योस रहे, चाहे फिर उसके बीच से कोई एक अपना टारगेट चूज करते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। आप कह रहे हैं वो वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी कंफ्यूज है, इस वजह से वो ऐसे फैसले करते हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अगर आप उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लें, जैसे वो कंडक्ट करते रहे एज ए प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले जो एज ए अपोजिशन में जब थे, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। उनके एडवाइजर मशवरा देने वाले ना हो तो वो मेरे ख्याल में स्ट्रेट सोच भी नहीं सकते। 1-2 घंटे से ज्यादा उनकी प्लानिंग नहीं होती और 1-2 पेजेस से ज्यादा वो शख्स पढ़ नहीं सकता, कंटिन्यू वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता। ये भी एक सिम्टम्स है एक बीमारी के, वो ब्रेन फॉग कहलाता है वो। जी, वो ये कंफ्यूजन उनको खुद है और उसी के तहत उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी पहले दिन से जब बनी तो खान साहब ने इसको पॉलिटिकल पार्टी बनने ही नहीं दिया। इसको एक फैन फॉर्मिंग क्लब बना लिया और उसमें भांप के लोग आ गए, जो नजरियाती लोग थे, जो तब्दीली चाहते थे, जो सिंसियर थे कि सिस्टम को टूटे, वो आपको दूर दूर नजर नहीं आएंगे। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं जो इस वक्त आपको पार्टी में नजर आ रहे हैं और वो सिर्फ मैसेजिंग का काम कर रहे हैं। उनकी कोई वो नहीं है कि जी ये बेचारे जो जीते भी हैं और जो पार्लियामेंट में पहुंचे उनकी कोई सिंपैथीज नहीं है। तो बेसिकली खान साहब इस काबिल नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चला सके, इसीलिए आपको वो सारी चीजें, ये जो आप कह रहे हैं बहुत प्लानिंग है, कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग
बोलता है और जो मैसेजिंग आके बाहर देते हैं वो भी अपने आप को एज होते मैसेंजर है लेकिन लीडर कहलाते हैं। तो मकसद ये कि कोई प्लानिंग नहीं, 90 दिन हो या 190 दिन हो, दे हैव नो प्लान एट ऑल। तो आप भी देख लेंगे 90 दिन भी गुजर जाएंगे। जो एक्स पे इन्होंने मैसेज दिया ये मोस्टली कोई और साहब हैंडल करते हैं और वो जो लिखते हैं वो उनका ब्रेन चाइल्ड है। जैसे खान साहब की तकरीर कोई और लिखता था तो नेचुरली वो ब्रेन चाइल्ड और वो जो सोच है किसी और की होती है, आप सिर्फ पढ़ते हैं। तो खान साहब मैं नहीं समझता कोई प्लान कर सकता है, प्लान करता तो जेल में ना बैठा होता और ये जो सारा कुछ हुआ है वो ना होता। तो मेरा तो ख्याल है ये आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा जितनी। लेकिन वेग साहब विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, बड़े बड़े प्लानर भी जेल चले जाते हैं बाय द वे। नहीं देखिए, प्लानर निकल आते हैं और निकल आपके सामने हिस्ट्री में भी है। आप कह रहे हैं एग्जिट का रास्ता नहीं पता इनकी प्लानिंग बस इतनी थी कि जाना कैसे। नहीं देखें, ये जो अभी तक आपने इनकी प्लानिंग देखी है वो आप समझते हैं कि वो जेल से निकलने वाली है या जेल में मजीद रहने वाली है? दैट आई एग्री विद यू, बट मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े प्लानर भी एग्जिट का, बड़े बड़े प्लानर भी जेल चले जाते हैं। आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इनकी एग्जिट के पास, इनके पास एग्जिट का कोई प्लान नहीं है। और दैट आई एग्री विद यू कि अभी तक उन्होंने जितने स्टेप्स लिए हैं वो जेल में रखने वाले ही हैं, जेल से निकलने वाले नहीं हैं। फात साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखना चाहता हूँ, ये बाय डिज़ाइन है, पीटीआई कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, बाय डिफ़ॉल्ट है, आपके नज़दीक ये क्या है? और दूसरा, इतना शोर शराबा होता है और बैरिस्टर साहब जाते हैं जिनके ऊपर पूरी पार्टी तबरा भेज रही होती है, क्रिटिसाइज कर रही होती है, लेकिन वो जो मंजूर कराना होता है वो मंजूर करवा के ले आते हैं। आपके नज़दीक ये क्या है मामला सर? क्योंकि मेरे ख्याल में ये कोई प्लान्ड कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये तो एक ऑर्गेनिक सी कन्फ्यूजन है और जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जो उस जमात में जो एक शख्स है जो असल में फैसला साज है, वो डे टू डे फैसले तो कर नहीं पा रहा और ना ही उसने किसी को इतना इख्तियार दिया है कि वो उनके बिहाफ पर फैसले कर पाए। चुनाचे ओहदे मिल गए हैं लेकिन इख्तियार नहीं है और उसकी वजह से जो झगड़ा है, जो बहुत सारे ऐसे दराड़ें जमात के अंदर या ग्रुप बंदी जो कि हमेशा से थी लेकिन खान साहब के होते हुए वो सब कुछ सप्रेस हुआ था। और ये आज की बात तो है नहीं, आप आज से 10 साल पहले चले जाएं तो उस जमाने में भी आपको याद होगा कि बड़ा मशहूर था कि शाह महमूद कुरैशी ग्रुप था, तो जहांगीर तरीन ग्रुप था, तो वगैरह वगैरह। तो ये तो इस पार्टी के डीएनए का हिस्सा है। लेकिन इस बारी क्या हुआ है, इस बारी पहली चीज तो बिल्कुल जिस तरह अभी रऊफ क्लासा साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि जिनकी जो टॉप ओरिजिनल लीडरशिप थी वो तो फारिग हो गई, अब ये नए लोग आए हैं। तो एक तो पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ। दूसरा ये कि जब वो आए तो कोई बाकायदा तौर पर कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसकी बात के ऊपर वो अपना जो भी उन्होंने अपनी हिकमत अमली चलानी है वो चला पाए। इसीलिए आप देखें कि ये जो कंफ्यूजन है इसकी वजह से अब विद ईच पासिंग डे जो खान साहब की फैमिली है उस तरफ नजरें जाना शुरू हो गई हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऑर्गेनिक सी एवोल्यूशन है, क्योंकि हर शख्स जो सपोर्टर है वो कहता है जी हम तो किसी को ट्रस्ट ही नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज है, फलाना है, उनके साथ बिका हुआ है। शायद एक्चुअली ऐसा ही हो, क्योंकि फाज़ साहब ये तो हमारी भी पॉलिटिक्स के और सब कॉन्टिनेंट के डीएनए में है ना कि फैमिलीज की तरफ ही देखा जाता है, रिलाई किया जाता है और फिर हमारी हिस्ट्री दोनों एतबार से इसी तरह की है। मैं दूसरा लफ्ज़ तो यूज़ नहीं कर सकता, कोई फतवा ना लग जाए, लेकिन हमारी रीजन की हिस्ट्री तो बहरहाल इसी तरह की है। जी बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में ये वो हिस्ट्री थी जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फाइट कर रही थी। लेकिन अब पिछले दिनों आपने नोट कर लिया होगा कि जब उनके खान साहब के साहबजादों का इधर आने का मामला उठा तो किस तरीके से जो है एकदम पार्टी में एक लहर दौड़ गई, खुशी की, एक्साइटमेंट की। और वैसे भी अलीमा साहिबा का जो रोल है वो आपके सामने। तो मेरे ख्याल में ये लीडरशिप की जो एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, उसके नतीजे में ये जमात भी अब अगर खान साहब अंदर रहते हैं तो मुझे लगता है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रही है जहाँ पे फैमिली पे लोगों का ट्रस्ट होगा और किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। ओके, तो फाज़ साहब ये एक तो ज़ाहिर है आप ये कह रहे हैं कि ये हमने अमूमन देखा है, ये या डीएनए की आपने बात की पार्टी की, हमने देखा है ये पार्टीज़ के अंदर होता है। लेकिन जो अभी बेग साहब बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि दूसरी पार्टीज़ के पास एग्जिट स्ट्रेटजी होती है। जो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये ज़ाहिर है प्लानर्स भी जेल चले जाते हैं लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी होती है। अगर मैं आपसे ब्रीफ पूछूं तो आपको लगता है कि चूंकि इमरान खान के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है उसकी वजह से पार्टी इस नहज पर पहुंच चुकी? देखिए मेरे ख्याल में वो एक वजह है, लेकिन उससे शायद ज्यादा बड़ी वजह यह है कि कोई
क्लैरिटी जमात में है ही नहीं। और अगर मैं तो जिस तरह अभी बेग साहब बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं कि कंफ्यूजन जो है वो शुरू होती है इमरान खान साहब की तरफ से। यानी आज अगर कोई ये कह सके कि जी खान साहब की एक्चुअल हिकमत अमली है क्या उसमें कोई तसलसल है, क्या उसमें कोई बाकायदा एक लॉजिक है, एक प्लान के तहत वो चल रहा है, तो उसको ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। रोजाना की बुनियाद पे मुतज़ाद किस्म की बातें सामने आती हैं, कोई रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा, कोई इंगेजमेंट नहीं हो पा रही, और जमात के अंदर जिन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करना है उनको अलग बुरा बुला कहा जा रहा है, जो दूसरे लोग हैं वो एक अलग डगर पर हैं। तो ये जो सारी कंफ्यूजन है और जो एक कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की स्ट्रैटेजी है, ये ओरिजिनेट तो टॉप से ही कर रही है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन जो है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉट नोइंग कि इस मुश्किल हालात में जो प्रूडेंट और वाइज स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, ये नहीं समझ पा रही जमात और उसकी लीडरशिप। राइट, यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बेग साहब, फहद हुसैन साहब और रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और अहम इशूज़ पे बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। क्लासरा साहब, जुल्फी बुखारी ने अमेरिकन कांग्रेस में एक स्टेटमेंट दिया और उनकी बहन जो हैं उन्होंने एक दिन पहले ही जुल्फी बुखारी पर भी तनकीद शुरू कर दी। और यही बात अभी जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे हैं कि अब उनकी फैमिली पे रिलायंस चला गया, उनकी स्टेटमेंट्स की ज़रा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, या बेटों के आने पर पॉलिटिक्स शिफ्ट होती दिखाई दे रही थी। लेकिन आपको लगता है कि उनकी बहन ने भी बस वैसे ही जुल्फी बुखारी पे इल्ज़ाम लगा दिया होगा, या वहाँ उनको भी कोई ना कोई खान साहब की तरफ से हुआ होगा कि थोड़ा इधर भी चाबी दो, काफ़ी दिन से कोई स्टेटमेंट नहीं आया? इसमें अभी जो बात कह रहे थे फहद साहब, और आपने भी की कि अब ज़्यादा रिलायंस जो है फैमिली पे आएगा। फैमिली के अंदर भी तो 3 फैमिलीज़ हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि किस फैमिली पे खान साहब रिलायंस ज़्यादा करते हैं, जो अभी हमें ज़्यादा सरफेस पे उस तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सम टाइम ये चीज़ें हम सुनते भी रहे हैं। मसलन यहाँ बुशरा साहिबा जो हैं और अलीमा खान साहिबा की आपस में नॉन किस्म की हॉस्टिलिटीज़ हैं या टग ऑफ वार है। आपको याद होगा लतीफ़ खोसा साहब की और उनकी एक गुफ्तगू भी सामने आई थी जिसमें वो उसकी बात कर रहे थे, और ये बुशरा साहिबा ने कोशिश भी की कि जनाब पार्टी के मामला खुद संभालें, और वो तो बाकायदा एक जलसा जुलूस लेकर आई थी यहाँ पे जिसमें बंदे भी मारे गए और बाद में वो चली भी गई थी। अब तो वो ज़्यादा क्लेम है उनका जनाब कि मैंने तो जेल भी काटी है। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने भी कहें कि जनाब एक आध हफ्ता मैं भी हम की जेल में काट आई थी, वो भी जेल में गई हैं। ऊपर से अब ये कासिम और सलमान साहब जो हैं उनके आने की बातें हो रही हैं, वो अलहदा जमैमा की एंट्री भी हुई है। ठीक है, वो डिस्टेंस पे बैठी हैं, बट अल्टीमेटली तो एंटर हुई है। तो अब 3-4 प्लेयर जो हैं फैमिली के इसके अंदर हैं। उसमें पहले से बुशरा साहिबा जो हैं वो सबसे बड़ा क्लेम रखती हैं कि बीइंग स्पाउस, बीइंग खान साहब की मुर्शिद, उनके मतलब जो भी कहें सारी गाइड वगैरह वो हैं। उन्होंने जेल में भी अब वो रह रही हैं, खान साहब के शोल्डर टू शोल्डर भी खड़े हैं, बीइंग वाइफ उनका पहला राइट है। अलीमा खान साहब वो कहते हैं जनाब रोजाना हम आते हैं, हम मीडिया को एंगेज कर रहे हैं, बुशरा साहिबा तो जेल में हैं। जो भी नरेटिव है खान साहब का मतलब है वो आके हम यहाँ पे दे रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, खोखे पे ढाबे पे भी बैठ रहे हैं, हमें रोका भी जा रहे हैं और भी हम मुसीबतें देख रहे हैं। ऊपर से जमैमा कहते हैं जनाब कि मेरे बच्चे अगर जाते हैं, बाप की जो लेगेसी है वो तो बच्चों को जाती है। तो उन्होंने भी उनको आने की अगर इजाज़त दे रही हैं, और प्लस उन्होंने ट्वीट्स भी किए, इट मीन्स कि वो भी चाहती हैं कि बाप की लेगेसी जो है कासिम और सुलेमान जो हैं तो ये एज ए वारिस के तौर पर सामने, जैसे आज का जुल्फ़कार जूनियर को आप देख रहे हैं सिंध में, वो कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे लिए ये बड़ी एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक स्टडी हो गई। जब हम फैमिली की बात करते हैं, रिलायंस की, खान साहब किस पे रिलायंस करते हैं ज़्यादा इस वक्त? अच्छा, मेरी इसमें राय भी है, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब बुशरा साहिबा पे ज़्यादा रिलायंस करते हैं। शी इज़ ये कॉलिंग द शॉट्स। अब तक जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि वो उनकी स्पिरिचुअल गाइड भी हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस में भी उनके हेल्प करती हैं। मेन चीज़ें जो हैं एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की बुनियादी वजूहात में वो हैं। जुल्फी बुखारी साहब पे उन्होंने बात की, इन्होंने मुझे याद पड़ते पिछले साल भी इन्हीं की बहन ने उन्हें खासी सुनाई थी जुल्फी बुखारी साहब को, और उनका कहते हैं बड़ी बहन है तो वो इमरान खान साहब भी उनसे ज़रा दबते हैं, बाकी बहनें तो उस तरह वो नहीं है, वो कह देते हैं। मतलब है, मैं उनके मुर्तज़ा अली शाह साहब की 1-2 मैं उनके इंटरव्यूज़ भी सुन रहा था, उनके साथ मैंने स्टोरीज़ भी पढ़ी हैं लंदन से जो न्यूज़ और उसके जियो के लिए करते हैं। उससे मुझे लगता है कि वो इमरान खान साहब या उनके दोस्तों या उनके मोहसिनों या चंदा पार्टी के रोब दबदबे नहीं है। वो शी सेज वट एवर शी बिलीव्स या वट एवर शी थिंक्स।
सो उन्होंने अगर ये बात है कि जुल्फी को वो पहले दिन से नहीं पसंद करती, आपकी बात नहीं, जो आपका बयान है वो पहले भी ये बातें पिछले साल कह चुकी हैं। मगर ये जो अभी बात हम पहले भी कर रहे थे, अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है वो आएंगे तो फिर पार्टी तो और वीक ही होगी ना। अगर जुल्फी बुखारी उनके लिए कोई एफर्ट भी कर रहे हैं अच्छी या बुरी, अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाए, आप पे मैं इल्ज़ाम लगाऊँ, आप हमारा ताल्लुक ज़िंदगी भर ख़त्म हो जाता है, तो वो इमरान खान के लिए कोई सर्विस हो रही है या फिर? अब सवाल यह जो एज है, एडवांटेज है इमरान खान साहब की बहनों को या बुशरा साहिबा को, वो उनके ये रिश्ते का प्राइवेट ये भी अच्छी, तो मोहसिन साहब ये भी फिर इसलिए उसका एडवांटेज जो है ना, उनको बहनों को भी है, बुशरा साहिबा को भी है, और मेरा ख्याल है उनको नौरीन साहिबा शायद उनका नाम। मोहसिन साहब फिर तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसको सही डांट पड़वानी हो या जिसकी अच्छी खासी बेइज्जती करानी हो तो बहनों को बता दिया तो वो उन्होंने आके स्टेटमेंट दे देना है और हो जाना है। ज़रा मैं मोहसिन साहब आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये सेनेट टिकटों पर काफ़ी शोर हुआ कि वर्कर्स को पीछे कर दिया गया, लेकिन सुना है कि बैरिस्टर साहब गए, 6 नामों की मंजूरी ली, इनमें से तो 3 के बारे में ये तासुर है कि वो काबिल कबूल हैं। वैसे मेरे तो राय में ज़रा मुख्तलिफ है, 5 ही काबिल कबूल हैं, लेकिन मैं ज़रा आपसे ही समझना चाहता हूँ ये क्या डर है, कोई खौफ है कि केपी में हुकूमत बचाने के लिए किया है या सभी कुछ हाथ से ना निकल जाए? आपकी क्या इंफॉर्मेशन है और एनालिसिस है सूरत हाल पे मोहसिन साहब? अच्छा जी आदिल, केपी में जब भी सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें मेन फैक्टर तो आपको पता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो सरमायादार हैं और जिस तरीके से वो सरमाया खर्च करते हैं। अप्रूवल कोई नहीं है, ये कभी भी अप्रूवल खान साहब की उस तरीके से नहीं हुई, ये नीचे से उनको बता दिया जाता है कि किस तरीके से हमने हैंडल किया। जो भी आप रीज़न देना चाहें वो अपना माइंड इस तरीके से अप्लाई नहीं करता। लास्ट इलेक्शन में भी इनके 20 लोगों ने पैसे लिए, वोट कहीं से कहीं और चले गए। लास्ट इलेक्शन में भी अभी ये जो MPs बने हुए हैं, मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ सब ने एडवांस लिए हुए पैसे और रिजल्ट बड़ा मुख्तलिफ होगा। अप्रूवल वो खान से कोई भी ले ले, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होंगे तो आप रिजल्ट देख लीजिएगा। तो आप ये कह रहे हैं ये जो 6 लोगों को टिकट मिली है पार्टी की तरफ से, इन्होंने भी कोई नहीं जीतना क्योंकि पैसे जिन्होंने पकड़ लिए उन्होंने किसी और को जिताना है? देखिए मेजॉरिटी जो इस वक्त केपी में MPs जीते हैं उनको यकीन ही नहीं था कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि उस वक्त प्रेशर बड़ा था, लोग टिकटें नहीं ले रहे थे। ये आगे इन्होंने चांस लिया, अपॉर्चुनिटी थी, वो आगे। और ये पहला जो है असेंबली का सेशन होगा जिसमें आपको 2 बार सेनेटर सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, वरना एक असेंबली में एक ही बार सेनेटर्स को इलेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। तो यू विल मेक मनी ट्वाइस। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पता है जरा कम मिलती है, और नेचुरली पैसों जो मार्केट में MPs की ईद होती है, ये इट्स अ लाइफ टाइम जी। आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, कौन मिस करता है। और लॉयल्टी इस तरीके से नहीं कि जहाँ पार्टी के स्टेप करते हैं वो पार्टी ना, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पे पार्टी डिसीजन को फॉलो किया जाए। ये इंडिविजुअल जो है अपना सौदा खुद ही कर लेते हैं। तो वो मेरे ख्याल में जरा जब इलेक्शन होंगे सेनेट के तो थोड़े से रिजल्ट जो है ना सरप्राइजिंग होंगे, जो मेरे नॉलेज में है। तो ये तो बता दें हमें कि कुछ 6 में 3 होंगे इनके, 2 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 1 जीतेगा, ये तो कुछ बता दें। दिल इसमें मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आई नो एवरीबॉडी इज डीलिंग एंड व्हीलिंग यू नो अंडर द कार्पेट। बेग साहब आप हमारे केपी के सेनेटर्स को डरा देते हैं, वो बेचारे इतना पैसा लगाते हैं, इतने कारोबार से पैसा कमाते हैं, उसके बाद वो इस कारोबार पे लगाते हैं, वो फिर भी इलेक्शन हार जाते हैं। तो ये आपने क्या सिर्फ डराने का ठेका लिया हुआ है? कुछ बता भी दे, किसी को कोई टिप भी दे दें कि बच जाए, पैसा जाया ना करे। जिसने पैसे लगाए वो थोड़ी हारता है जी, जिसने नहीं लगाए वो हारता है। तो ये भी तो लगाएंगे जिनके नाम आए लिस्ट में। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जिनके नाम आए इन्होंने नेचुरली लगाए होंगे, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने लगाए हुए हैं और वहां पे एक किस्म का मुकाबला चलता है, आपने कितने लगाए और कितने लगाए। ये देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये पैसा बड़ा इजी है, इजी इनकम है उन लोगों के लिए जो इस पे लगाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और दे डोंट क्वालिफाई फॉर द अपर हाउस। अगर आप उनकी एजुकेशन में, मेजॉरिटी ठेकेदार हैं और एजुकेशन भी उनकी आप चेक कर लीजिए, सिर्फ जोर है पैसे का। ठीक। तो ये जो खान कहता था मैं नए लोग लाऊंगा और मैं देखूंगा करप्शन ये वो, तो ये कोई 4था 5वां सेनेट का इलेक्शन में इनके जितने पार्टी के लोग हैं सारे बिक जाते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो इसमें अप्रूवल नो अप्रूवल, अच्छा इसमें 2-3 नाम ऐसे हैं उनकी अप्रूवल खान ने कैसे दे दी? खान को नहीं पता कि वो इसकी पार्टी के नहीं और पैसे देने वाले हैं।
तो वो कैसे असूलों वाला बंदा था, बहुत आइडियल, ये सब झूठ है। ये पहली बार मौका मिला चोरियां की, बेगम जो है वो चोरियों में मुलविस रही, खान साहब इतना माल घर आता रहा, इनको नहीं पता था ये माल कहाँ से आ रहा है। तो ये कहना कि जी बहुत असूल पसंद और वो चीजें खत्म है, वो ढोल पीट चुके ये लोग और अपनी इक़दामात से। मैं तो बेग साहब गुफ्तगू के शुरू में ये बात कह चुका था कि मेरा ख्याल है ये जो नाम है और जिस तरह इनके अप्रूवल मिल गए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो डबल उनका गेम चल रहा होता है, वो पैरेलल वर्ल्ड भी होता है उनका, वो डबल ट्रैक पे भी होते हैं, वो उनको पता है कि किस रास्ते से जो है बात बन सकती है, किस रास्ते से खराब हो रही है। किस्मती है इस मुल्क की कि आप अपने अपर हाउस में, आपका क्राइटेरिया अपर हाउस का ये कि इफ यू आर हैव मनी, आप इजीली लोगों को बाय करके आप ऐसे हाउस और ऐसी हुकूमत और ऐसी रियासत आप बताइए चल सकती है, आगे बढ़ सकती है? इस रियासत का कोई फ्यूचर हो सकता है? डेढ़ अरब रुपए का एक सेनेटर तैयार हो जाता है मार्केट में, तो वो क्या करेगा? फाद साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन? सर आपकी क्या जी फाद साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन कि ये क्या होगा इन 6 नामों का मुस्तकबिल, या ये 6 नाम जिस तरह आए हैं और खान साहब का अप्रूवल भी आ गया, और ये बात तो बेग साहब ठीक कह रहे हैं ना कि ये जो नाम हैं हमें भी पता है कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किसने दिए हैं झुमके, कहाँ से आए हैं ये झुमके। अब आपकी इस पे क्या राय है? देखिए आदिल, मेरे ख्याल में जो सेनेट का इलेक्शन है वो जो भी जमात इक़्तिदार में हो उसकी एक सर्टन रिवायत बन गई है, और ये आज से तो बनी नहीं है, ये तो साल हो गए हैं इसी तरीके से चल रही है। मैं तो ये नहीं कि आप 80 की दिहाई तक चले जाएं, वहां से ही मामला शुरू हुए थे। और वो आपको याद होगा खान साहब जब वजीर आजम थे तो बड़ा शोर मचाता था कि जी वो ओपन वोटिंग हो या डायरेक्ट इलेक्शन हो। अब वो भी सारी आवाजें जो अब खत्म हो गई। आज कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपने सुना है को कह रहा हो कि जी सेनेट के ओपन इलेक्शन होने चाहिए? उनका रात गई बात गई, वो खत्म हो गया सब कुछ। तो अब मेरे ख्याल में सब लोगों ने ये एक तरीके से इंटरनलाइज कर लिया कि भाई सेनेट के इलेक्शन तो है वो तो ऐसे ही होना है, और उसमें जिसकी दिहाड़ी लग रही है वो लगाएं, चाहे वो पार्टी ए हो, पार्टी बी हो या पार्टी सी हो। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई फर्क है नहीं। इस बार भी मैं एग्री करता हूँ बेग साहब से कि इस बार भी हस्बे रवायत जो है वो ये मामला उसी तरह चलेंगे। उसके बाद शोर होगा, मैं और आप हम सारे इसमें गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद तो फाज़ल ये जो गवर्नर केपी ने बात की है कि ये फॉर्मूला होगा 5-6 वाला और 7 सेनेटर निकल सकते हैं केपी से पीटीआई के, तो ये 6 पे किस तरह राजी हुए हैं? देखिए अब ये इंटरनल चीजों पे तो अब आई वोंट बी एबल टू कमेंट बिकॉज मेरे पास इस टाइम उस हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो अभी जो जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं और जो कितने किसके आ रहे हैं, उसके पीछे एक लार्जर इशू है जिसकी तरफ आपने शुरू में इशारा किया था, और वो ये कि क्या केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई नंबर्स के हवाले से कोई खतरा तो नहीं है। ये उससे जुड़ा हुआ है, ये उस लार्जर जो इशू है उसका ये एक जुज है। अच्छा, मेरा उसमें मानना ये है फ्रॉम हैविंग स्पोकन टू मेनी पीपल कि देखिए वो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में भी कहा जाता है कि जी जो आपका मुखालिफ है आपने उसकी नीयत के ऊपर जो है वो प्लानिंग नहीं करनी है अपनी, आपने उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को सामने रख के करनी है प्लानिंग, क्योंकि नीयत तो किसी टाइम भी चेंज हो सकती है। तो इस बार भी यहाँ भी यही इशू हो रहा है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मेरे ख्याल में अच्छी तरह आइडिया हो गया है कि जो सेंटर में जो रूलिंग कोलिशन है या केपी में जो अपोजिशन है उनके पास अब रिजर्व सीट्स के नए नंबर्स के बाद इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि अगर वो जोर लगाएं तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब वो करते हैं या नहीं करते वो तो बात की बात है, वो तो नीयत है ना, इस वक्त मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक तलवार तो लटक गई कि भाई अगर कल को सूरत हाल चेंज होती है, कोई और पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो है वो सेंटर में होती है और उसके नतीजे में ये फैसला होता है कि नहीं जी हमें केपी में कोई तब्दीली करनी है, तो अब वो विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस आ गए हैं अपोजिशन वाले। और मेरे ख्याल में ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं हमें इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि वो जो लार्जर गेम है उसमें जोड़ तोड़ का मामला चल रहा है वो किस तरीके से। तो फाज़ाब, अगर मैं आपकी सारी गुफ्तगू को वन लाइनर में ब्रीफ करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि आप कह रहे हैं ये मॉडर्न पॉलिटिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गई है और कन्वेंशनल पॉलिटिक्स खत्म हो गई, अब अनकन्वेंशनल शुरू हो गई है। वॉर गेमिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये
आपके सामने? इज दैट द केस? वॉर गेमिंग तो देखिए शुरू हो ही गई ना जब से, और ये सिर्फ अगेन मैं एक स्टेप और पीछे जाए आते, ये जो वॉर गेमिंग, लार्जर वॉर गेमिंग हो रही है, ये सिर्फ केपी के लिए तो नहीं हो रही, इसके पीछे तो केपी भी उस लार्जर वॉर गेमिंग का एक हिस्सा है। ठीक। अब वो जो 2/3 मेजोरिटी आई है सेंटर में, जितनी तगोदौ हुई है उसको करने के लिए, उसके पीछे क्या क्या हुआ आप जानते हैं, कब से ये मामला चल रहा है। तो अब जब वो आ गई है तो वो सिर्फ इसलिए तो नहीं आई कि आपने बैठ कर 1-2 बिल्स पास कराने। देयर इज क्लियरली अ लार्जर गेम प्लान। उस गेम प्लान का एक हिस्सा जो है वो केपी है, और उस केपी की उस हिस्से का एक मजीद हिस्सा जो है वो सेनेट के इलेक्शन है। तो ये एक डब्बे के अंदर छोटा डब्बा है, उसके अंदर एक और छोटा डब्बा है, उसके अंदर एक और छोटा डब्बा है, व्हील विद इन व्हील है ये। ओके क्लासर साहब, अब जरा क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं आप तीनों का इस इशू पे भी कमेंट चाहता हूं। मुझे आप, क्योंकि मैं आपकी राय नहीं सुन सका तीनों की इस मसले, फात साहब की तो सुनी उस दिन फात साहब के शो की, और मोहसिन बेग साहब की राय मुझे इस पर नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ। ये जो जरदारी साहब वाली बात हुई थी, यहाँ तक तो चले इत्तेफाक है कि फील्ड मार्शल वाली बात पे तो डिनाइल आ गया, बाकायदा बड़े स्ट्रांगली कंडेम किया गया कि इस तरह की गलत अफवाहें ना फैलाएं ये वो। लेकिन आपके ख्याल में क्या सदर की रिप्लेसमेंट की कोई बातचीत ज़ेर गौर है? यानी कोई सिविलियन ही हो? एक दूसरा ये कि जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, आपके ख्याल में 27वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में हुई होगी, या फिर क्या व्हाट इज़ गोइंग ऑन, या पीपल्स पार्टी दोबारा कोई गवर्नमेंट, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या हो रहा है? सदर वाली जहाँ तक बात है तो उसमें अगर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है रिप्लेसमेंट की तो हेल्थ रीजंस हो सकते हैं। और मुझे याद है सलमान फ़ारूकी साहब की जो बुक आई थी रिसेंटली लास्ट ईयर, वो जो वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी कुछ वाक़यात लिखे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ऑन अ लाइटर नोट, फात साहब के शो में मैंने यही पोजीशन ली थी आपके वाली, तो आमिर राना साहब बड़े नाराज़ हो गए थे कि यार सेहत पे तज्जिया क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सेहत पे तज्जिया नहीं करें, हम एनालाइज करने की कोशिश करें कि अगर कोई रीज़न होगा तो ये हो सकता है, मतलब दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। आई एग्री विद यू। हुरान साहब हमारे लिए बड़े अहम ओपिनियन, वो बड़े अहम रिपोर्टर भी हैं, अंदर की बड़ी खबरें भी होती हैं, अच्छा एनालिसिस भी देते हैं राना आमिर इलियास साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ें और भी होती हैं। एक फील्ड मार्शल को क्या जरूरत पड़ी है वो सिविलियन सदर बन के बैठ जाए, एक लेम डक बन के बैठ जाए, सदर बन के क्या मिल रहा है? मतलब आप अपना कंट्रोल खोते हैं मिलिट्री से। अच्छा, फिर आप उसमें नई कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे। अभी बड़ा मतलब 2 साल बाद आपकी एक पोजीशन बढ़ी है, आपका एक प्रोफाइल बन गया है, इंडिया के साथ वार में आपको अल्लाह ने कामयाब रखा है, फिर जाके आप वाइट हाउस में डिनर या लंच करके हैं, और बहुत सारी आपके रेपुटेशन या जो भी थे आपकी बेहतर हुई है। अब आप चाहेंगे नहीं जनाब कि मैं जो है वहाँ पे जाके सदर बन के बैठूंगा, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, आप और मैं वहाँ प्रोग्राम शुरू कर देंगे, एक पब्लिक को एक और मौका मिल जाएगा, खान साहब की पार्टी को मौका मिल जाएगा, पीपल्स पार्टी को फेंड कर बैठेंगे, एक मेन पार्टनर आपका। ये क्यों करेंगे? मतलब अगर जनाब मुनीर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश भी करें कि फील्ड मार्शल से तो बड़ी चीज़ ये कोई नहीं हो सकती। हाँ, मेरे जैसे 2-4 खुशामदी तबलची जैसे होते वो कहते हैं सर वो देखें अयूब खान साहब भी तो सदर थे, तो फील्ड मार्शल थे, तो जिया साहब भी सदर थे, मतलब जनरल मुशर्रफ भी थे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो यू स्टार्ट लूजिंग योर ग्रिप ऑन योर इंस्टीट्यूशन एज वेल द मोमेंट यू बिकम प्रेसिडेंट। इंस्टीट्यूशन पे भी लूज करते हैं, कंट्रोवर्सी में जाते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है जितनी उनको उनकी प्लेट में आ गया है जनाब मुनीर साहब की, तो दिस वुड बी दी, मतलब मेरे लिए कम अज कम ये कोई भी सेनर एलिमेंट होगा इसको नहीं मिलेगा। और लास्टली कोई भी इस वक्त के सिस्टम जो चल रहा है, 3 ट्राइका बनी हुई है, जरदारी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल हैं, एक अच्छी आपकी चीज़ें चल रही, आप उसको डिस्टर्ब करके एक नया क्राइसिस क्यों खड़ा करने की कोशिश करेंगे? अनलेस एक ही चीज़ हो सकती है कि जरदारी साहब वॉलंटियर करें हेल्थ रीजन की वजह से, और उनकी जगह पे भी कोई पीपल्स पार्टी का बंदा सदर है, या कोई भी आ सकता नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। नो, जब अरेंजमेंट आपके तय हुए हैं एक पावर शेयरिंग के, तो फिर आपको लाना पड़ेगा। सो वो डिस्टर्ब क्यों करेंगे इन हालात में? इमरान खान साहब के लिए आसाना पैदा करें और फिर एक दूसरे के साथ अलाइज जो है ना लड़ना शुरू कर और प्रॉब्लम बने। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में वही रीज़न हो सकते हैं जरदारी साहब खुद वॉलंटियर करें और उन्हें ही राइट दिया जाए कि कौन सा बंदा उनकी जगह सदर होगा, जस्ट इन केस वाइल्ड इमेजिनेशन में अगर हम इस पे सोचें। बेग साहब, योर टेक ऑन। जी आदिल, ये रऊफ ठीक कह रहे हैं, यहाँ वॉलंटियर कोई नहीं करता। पाकिस्तान में अगर कभी किसी ने किया तो पूरा उसका भी नाम बता दीजिएगा। यहाँ तो लोग भूल जाए, ना रिजाइन का कोई एग्जाम्पल मिलता है, ना वॉलंटियर करके कोई जाता है अपनी सीट छोड़ता है। और ये जितनी डिबेट चली है पिछले 2 हफ्ते से, मैं समझता हूँ इसमें कोई सदाकत नहीं है, कुछ नहीं है। आई डोंट नो कैसे ये चला दी गई। मतलब आप थोड़ी देर लॉजिक से सोचें तो आपको खुद आपके जहन में इसकी तरदीद आ जाती है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और कोई शख्स इस वक्त नहीं चाहता कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई है उसको डिस्टर्ब किया जाए। फॉर व्हाट? अभी तक तो सारी चीजें, और अब तो इनकी फेवर में हालात चल रहे हैं, सारी चीजें फेवर में है। और फिर अगर आप जरदारी साहब को निकाल देंगे तो पीपल्स पार्टी जो कुछ करेगी वो तो खान नहीं कर सकता।
तो ऐसी सूरत में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं बनती कि आप किसी और को। बट आप मेरी और क्लासरा साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हेल्थ कुड बी वन ऑफ द रीजन, कि सेहत की वजह से अगर हो तो बिल्कुल हेल्थ तो छोड़े, कुछ भी रीजन हो वो नहीं जाते। अच्छा, वहाँ आप कह रहे हैं उन्होंने अस्पताल से भी सदर रहना है, अगर तबीयत खराब भी है तब भी सदर रहना है। बिल्कुल, ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे। वैसे मैं वैसे कह रहा हूँ हमारे सियासतदान क्योंकि अमूमन उनकी हेल्थ माशाल्लाह ठीक है, वो कहाँ जाते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं हुकूमत में हमारे सियासतदान जो है वो कोई ओहदा चाहे जितनी भी मसले मसाइल होनी। फाज साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मेरा भी यही राय है कि ये इस वक्त तो मुझे कोई रियलिस्टिक ये प्रपोजल नजर नहीं आ रहा, और ना ही उसकी एक कोई लॉजिक समझ आती है। मैं ये जरूर इसमें ऐड करूंगा कि अगेन जो मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस वक्त हो रही हैं जिन पे सोच विचार हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर कोई अमल दरामद भी होना है। बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं जिन पे गुफ्तान मुमकिन है कि उनमें से चंद एक ऐसे हों जिस पे ज्यादा संजीदगी से बात हो, चंद एक ऐसे हों जिन पे बात की और उसके बाद उसको फारिग कर दिया। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर एक आध कोई मिसाल दे दें आप जिसका हवाला दे रहे हैं कि बहुत चीजें हो रही हैं, वो क्या ऐसी चीज है जो हो सकती है इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए उसका जो प्रेमिस है ना, वो ये है कि जी हमें ये जो भी हमारा हाइब्रिड सिस्टम है इसके जरिए हमें एक स्टेबिलिटी मिली है। अब वो कैसे आई है कि या उसके पीछे मैंडेट चोरी हुआ है, वो बात की बात है। लेकिन इस टाइम जो लॉजिक ड्राइव कर रही है इस हाइब्रिड सिस्टम को, वो ये है कि जी हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए और हमें कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब है कि ये 2-3 साल वाला मामला नहीं है, इसको आपने लंबा रखना है ताकि वो जो भी इस वक्त काम हो रहा है, जो पॉलिसीज हो रही हैं, जो अहदाफ सेट किए जा रहे हैं, उनको अचीव। ये जो कंटिन्यूटी का मामला है, इसको बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो किसको कितना अर्सा रहना चाहिए, किस पोजीशन में रहना चाहिए, ये सारी बातें ये डिस्कशन हो रही हैं। एंड मुमकिन है कि आगे चल के इनमें से कोई चीजें ज्यादा अहम हो जाए और मंजर आम पर आ जाए, बहुत सारी चीजें रद्द हो जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं किसी चीज को मुकम्मल रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इस वक्त आज के दिन ये जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, वो उसकी मंतक मुझे समझ नहीं आती। ठीक, सो इधर भी आप कह रहे हैं छोटी मोटी वॉर गेमिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फाद हुसैन साहब, रऊफ क्लासरा साहब, मोहसिन बेग साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।